ओके, पहले मैं 10th क्लास का जो थोड़ा बहुत एक टॉपिक रह गया है, लास्ट पोर्शन, वो मैं स्टार्ट करवाती हूँ। देन क्योंकि ये चैप्टर 9th एंड 10th के लिए कॉमन है, सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। वो स्पेसिफिकली वैसे 9th क्लास के लिए है, बट एवरी वन कैन पार्टिसिपेट। उसमें कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो कि अननोन होंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, जैसे डिजीज लेवल पे बैक्टीरियल या वायरल डिजीज का, किसी भी स्पेसिफिक डिजीज का डिस्क्रिप्शन हमने नहीं डिस्कस किया होगा। तो वैसी चीजें भी आप पढ़ोगे ऑन द स्पॉट, कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स भी आपको समझ में आएंगे, नए फैक्ट्स भी आपको पता चलेंगे। सो एमसीक्यू इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे आपका रिविजन भी हो जाएगा, प्लस कुछ चीजें जो है वो थियोरेटिकली नहीं, आप प्रैक्टिस के टाइम पे भी समझते हो, तो वो चीजें आपको बेटर पता चलेंगी। लेट्स स्टार्ट विद द पोर्शन फर्स्ट। लास्ट टाइम आई थिंक इन 10th स्टैंडर्ड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इम्यूनिटी, राइट, जिसमें मैंने कुछ नेचुरल बैरियर्स और इन सब के बारे में आपको बताया था, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, यही चीजें की थी ना। वुड यू लाइक टू कंफर्म 10th के बच्चे? प्लस आई थिंक सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एड्स, ये चीजें पढ़ी थी। यस मैम। आई थिंक मैंने आपको होमवर्क भी दिया था टू स्टडी अबाउट वैक्सीन एंड सीरम, एग्जैक्टली वो क्या होते हैं, पढ़ा किसी ने भी? यस और नो फटाफट बोल दो, यस या नो। नहीं पढ़ा देन इट्स ओके। नो मैम। ओके, अगर नहीं पढ़ा सो एवरीवन ट्राई टू रिमेम्बर योर होमवर्क। बहुत ज्यादा होमवर्क आपको नहीं मिलता है, हार्डली 1 और 2 पॉइंट्स जो कि आपको समझने के लिए या आप ही के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको दिया जाता है। सो ज्यादा नोट्स तो आपको मेंटेन नहीं करने, ना ही आपकी नोटबुक चेक होती है, ना ही मैं आपको भर भर के होमवर्क देती हूँ। कुछ 1-2 पॉइंट्स एक बार बस प्रायर पढ़कर आओगे तो क्या होगा, आज जो भी हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। दैट इज द पर्पस ऑफ होमवर्क। चलो लेट्स स्टार्ट। मैम बुक पहली में चीज, से सीरम और वैक्सीन क्या? हाँ बुक में से पढ़ो, आपको चाहिए तो आप इंटरनेट में से पढ़ सकते हो, वट एवर हाँ सर, मीडियम मैम यू वो लाइक। पढ़ा है। ओके, सो कैन यू टेल मी एग्जैक्टली वैक्सीन क्या होते हैं, मैम एक्सप्लेन कर पाओगे? वैक्सीन्स वो डेड सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं और वो हमें इम्यूनिटी देते हैं, मीन्स परमानेंट इम्यूनिटी किसी डिसीज के अगेंस्ट। पर ओके, सीरम्स जो होता है तो वो कंपलसरी है कि मीन्स ये देंगे, वो टेम्पररी इम्यूनिटी दे सकते हैं, ओके, देते हैं। ओके, 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 सो गुड, अंडरस्टैंडिंग इज ओके। वैक्सीन सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय द मेन पर्सन जिसने ये चीज बनाई। थोड़ी सी स्टोरी सुन लेना एडवर्ड जेनर की। एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की, एंड ही डिस्कवर्ड वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। जैसे चिकन पॉक्स होता है वैसे ही स्मॉल पॉक्स एक्चुअली कैटल डिजीज है जो कैटल से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। अब जो ये इसने बनाया, इसका मेजर वर्क क्या था, ही फाउंड आउट कि स्मॉल पॉक्स के पीछे एजेंट्स कौन कौन है। एंड व्हेन ही अंडरस्टूड ओके दीज आर द मेजर एजेंट्स, ये इन्फेक्शंस क्रिएट करने वाले पैथोजेंस हैं, उसने कल्चर बनाने शुरू कर दिए। एंड कल्चर बना के उन्हें डेड, और कह लो कि उनके अटेनुएटेड, अटेनुएटेड मीन्स कि उनका जो टॉक्सिसिटी है वो कंप्लीटली किल हो चुका है। सो वो किल सारी और चीजें पार्शियली उसने, किल, यू कैन से किल्ड और पार्शियली किल्ड। सो उसने ये सारी चीजें डेवलप की, एंड ही एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेड ऑन हिज ओन सन प्लस हिज फ्रेंड्स। तो उन्होंने उसी के ऊपर अपने सन को पहले एक्सपोज करवाया विद द, पहले वैक्सीन करवाया एंड देन एक्सपोज करवाया विद द रियल डिजीज, विद द रियल पैथोजन। इट वाज अ रिस्की सिचुएशन बट ही सक्सीडेड, फॉर्चुनेटली ही सक्सीडेड। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था वैक्सीनेशन का, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है वैक्सीन में, जो भी पैथोजेंस होते हैं, वेदर वायरस, वेदर बैक्टीरिया और फंगस, जो हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकते हैं इन फ्यूचर टू सर्टेन पर्सन, तो पहले ही अर्ली एज में डेवलपमेंट के साथ साथ ही सर्टेन वैक्सीन दिए जाते हैं। ये वैक्सीन के टाइप वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मेकिंग, कि वो एग्जैक्टली किस तरीके से बनाए गए हैं। 2 तरीके की चीजें, हमारी बॉडी को क्या चाहिए। जब कल मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक एंटीबॉडी से रिलेटेड जब डिस्कस किया अबाउट इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी से आपने क्या समझा, इम्यूनिटी से ये समझा कि हमारी बॉडी एडवांस में एक स्पेशल प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज बनाती है जो कि
जो भी अपकमिंग इन्वेडर्स हैं या फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनके अगेंस्ट वो फाइट करेगा. दैट इज द लॉक एंड की मेथड विच इज गोइंग ऑन इन आवर बॉडी. अब वही सेम लॉक एंड की मेथड की प्रिपरेशन के लिए वैक्सीन का इंजेक्शन बहुत जरूरी है. यानी वैक्सीन इनिशियली विदाउट टॉक्सिसिटी बॉडी में अगर दिया जाएगा तो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी सेम वे में जैसे कि एक पैथोजन आएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगे, और उसके अगेंस्ट जैसे ही एंटीबॉडी बनेगा तो हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके पास वो मेमोरी रहेगी, उसके डेटाबेस में चला जाएगा, मेमोरी रहेगी, ताकि नेक्स्ट टाइम असल वाला अगर पैथोजन इन्फेक्ट करे विथ टॉक्सिसिटी, with all the virulent effect मतलब जितने भी इन्फेक्शन कॉज है वो सारे इफेक्ट्स के साथ फुल पावर के साथ अगर कल को इन्फेक्ट करेंगे, बिकॉज पहले ही आपको वैक्सीनेशन हुआ है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ने वो चीज मेमोराइज कर रखी है, तो नेक्स्ट टाइम जब होगा देन योर बॉडी विल बी प्रिपेयर्ड टू फाइट विद द डिजीज. तो उस वजह से क्या होता है आपको पता भी नहीं चलता और आपकी बॉडी एक्चुअली फाइट कर चुकी होती है. सो इट हैपेंस टू एवरीवन जस्ट बिकॉज अर्ली एज में बहुत सारे वैक्सीनेशंस मिले हैं. सो लेटर स्टेज में इन केस अगर पैथोजेनिक इफेक्ट आपको होगा तो भी आपको पता भी नहीं चलेगा एंड आपकी बॉडी फाइट करेगी. अब टाइप देख लो कौन कौन से टाइप है. पहला टाइप है अगर जर्म्स को किल कर ले. ये 9th स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको भी वैक्सीनेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन जो लास्ट टाइम रह गया था इसी क्लास के थ्रू आप वो बचे हुए इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लो. किल्ड जर्म्स यानी जर्म्स को कंप्लीटली किल करके रखा है. इसके एग्जांपल्स होते हैं रेबीज. सबने सुना है रेबीज? यस सर. पोलियो का दूसरा नाम सॉक भी बोलते हैं. These are the kind of vaccines जिसमें जर्म को completely किल किया जाता है. कुछ ऐसे वैक्सीन होते हैं जिसमें पैथोजन लिविंग तो है बट उसको वीक किया हुआ है, सो वीकेंड, उसको वीक किया है, उसकी टॉक्सिसिटी कम रखी है बट वो लिविंग है. सो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मीजल्स, चिकन पॉक्स की तरह ही है बट लार्जर बॉइल्स होते हैं एज कंपेयर स्मॉलर बॉइल्स होते हैं एज कंपेयर टू चिकन पॉक्स, दैट इज मीजल्स. देन नेक्स्ट इज बीसीजी. बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है. इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ, बैसिले कामेट गुएरिन. दिस इज द फुल फॉर्म. अभी बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिविंग जर्म्स पैथोजेंस यूज कर रहे हैं बट उनको वीक किया हुआ है. देयर आर वन मोर टाइप जिसमें कि लिविंग होते हैं एंड दे आर फुल्ली वायरुलेंट. मैम वीकेंड का फर्स्ट एग्जांपल क्या है? मिजल्स. मिजल्स सुना है? चिकन पॉक्स मिजल्स सेम कैटेगरी के. यस. ओके. किसी को हुआ है कभी मिजल्स? No, ma'am. Okay, so measles kind of viral infection. Basically, small children को हो जाता है. Boils, rashes, fever, सारी चीजें बॉडी पे आने लगती हैं. तो स्किन पे रैशेस वगैरह आने लगेंगे, बॉइल्स आने लगेगा और बॉडी थोड़ी सी वीक हो जाएगी. दैट इज द कंडीशन. यस. स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में डिफरेंस क्या होता है मेनली? हाँ, स्मॉल पॉक्स जो है इट इज अ कैटल डिजीज. स्मॉल पॉक्स इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था इट इज अ कैटल डिजीज जो कि कैटल से ह्यूमन तक आया था. वैसे ही इरेडिकेट हो गया है बट स्टिल इट वाज कंटेजियस. जस्ट इनका जो कॉजिंग एजेंट है, जैसे इसमें जो कॉजिंग एजेंट है दैट इज वेरियोला. इट्स अ वायरस दैट इज वेरियोला. ये कॉज करता है एंड देन इसके कॉज मींस इसके इफेक्ट की वजह से क्या होता है, एग्जैक्टली रैशेस, स्मॉल रेड पिगमेंटेशन शुरू हो जाएगा, बॉडी वीक होने लगेगी, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी अफेक्ट होगा. देन ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द कैटल. दैट इज द डिफरेंस. इसीलिए एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले जो डिस्कवरी की दैट इज फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स. क्यों किया? क्योंकि ये मोस्ट कॉमन डिजीज था जहां पे भी कैटल्स रहते हैं. पहले लोग रखते ही वैसे थे, राइट? पहले लोग कैटल्स के बीच में रहते थे, एनिमल्स उनके साथ रहते थे बिकॉज वो फूड सोर्स है उनका, प्लस बच्चे वहीं पे खेल रहे हैं. सो ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन हुआ करता था इन द पॉपुलेशन. वैसे थ्रू वैक्सीनेशन इस चीज को अभी इरेडिकेट कर दिया गया है बट इट वाज हाईली कंटेजियस बैक देन, उस टाइम पे. जबकि जो चिकन पॉक्स है ये भी कंटेजियस है बट द वायरस इज डिफरेंट. ओके, सो जोस्टर वायरस करके एक नाम है. सो दैट इज द मेन वायरस जो ये कॉज करता है चिकन पॉक्स.
तो इसमें क्या होता है, इसमें और स्मॉल पॉक्स में ये डिफरेंस होता है, चिकन पॉक्स में इचिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इचिंग वाले रैशेस और कह लो छोटे छोटे ब्लिस्टर्स वो अपीयर होने लगते हैं लाइक अ पिंपल। तो उस तरीके से पूरी बॉडी में अपीयर होने लगेगा, और पूरी बॉडी में अपीयर होने के बाद वहां पे इचिंग, देन रेडनेस, स्कार, ये सारी चीजें हो जाती है। सो देर आर मेनी पीपल जिनको अगर कभी चिकन पॉक्स हुआ है एंड बिकॉज वो बहुत ही हार्श था उनकी बॉडी पे, तो उनको लाइफ टाइम स्कार रह जाता है। इट हैपेंस टू मेनी पीपल। ओके, सो जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगा है उनके चांसेस कम है कि लेटर स्टेज में आपको होगा। देर आर वेरी 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 लेस। मैम यस। सर क्यों बोला जाता है चिकनपॉक्स लाइफ में एक बार तो होता ही है? तो लाइफ में जो एक बार होता है, इसका मीनिंग ये है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन होगा, ऑफ कोर्स वो आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल है, सबसे पहले आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया, इवन दो उसकी टॉक्सिसिटी 0 है, बट स्टिल वो तो फॉरेन पार्टिकल है ना जो इंजेक्ट किया गया हमारी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में अगर वो इंजेक्ट किया गया है तो उस जर्म की वजह से जो भी मिनिमल इफेक्ट है वो तो होने ही वाले, लाइक बुखार, उसकी वजह से अगर उसमें बहुत ही स्मॉल, बहुत ही लो लेवल की टॉक्सिसिटी अगर रही या पैथोजेनिसिटी रही बहुत ही लो लेवल का, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो उसके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स है वो रहेंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस जो फेमस है। लोग कहते हैं कि अगर एक बार हो गया तो अब दोबारा नहीं होगा। एक बार हो गया मतलब वैक्सीन दिया था, उस वैक्सीन के डिफेंस मैकेनिज्म के चक्कर में जब आपका बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम खुद को एडजस्ट कर रहा था, उस टाइम पे जो आपको हुआ, दैट इज द ओनली वन टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट। उसके बाद फिर नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई सेड अगर जो बच्चे वैक्सीनेटेड है प्रॉपरली, उनके चांसेस नहीं है फ्यूचर लाइफ में वापस से चिकन पॉक्स का शिकार होने के। मैम, अंडरस्टूड? पोलियो के एंटीबॉडीज लाइफ लॉन्ग रहते हैं क्या बॉडी में? हाँ, सबके इन सबके एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में लाइफ लॉन्ग रहेंगे। दैट्स व्हाई अर्ली एज में इन सबको दिया जाता है। इसीलिए पहले 10 साल जो ग्रोथ फेज है बिफोर द प्यूबर्टी पीरियड, जहाँ पे बॉडी एक्चुअली सारे सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, सिमिलरली आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी खुद को एस्टेब्लिश कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्ट करता है। इसीलिए जब आप जियोग्राफिकल कंडीशन चेंज करते हो, आप एल्टीट्यूड चेंज कर रहे हो, या मौसम अचानक से चेंज होता है, तो आप बीमार पड़ जाते हो। क्यों बीमार पड़ते हो? क्योंकि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को सर्टेन एनवायरनमेंट में रहने की आदत हो जाती है। इट रिस्पॉन्ड बेस्ड ऑन योर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई सिग्नल्स। अब जब फिर आप मैम वो कोविड के बूस्टर डोज क्यों दे रहे हैं? कोविड के बूस्टर डोज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोविड के जो भी वायरुलेंस हैं ये म्यूटेट हो रहे हैं। आप एक वैक्सीनेशन तो ले रहे हो एक टाइप का, व्हाट अबाउट द रेस्ट 100 टाइप्स जिसके म्यूटेशंस ऑलरेडी हो रखे हैं और पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो उनसे तो आप नहीं बचे ना। आपको सिर्फ किसी एक टाइप का या 2 टाइप का वैक्सीनेशन लगा होगा, उससे ज्यादा तो नहीं। सो बूस्टर इसलिए जरूरी है ताकि हर टाइप के जितने भी पॉसिबल वायरसेस और उनके म्यूटेंट्स हैं उससे रिलेटेड आपकी बॉडी में इंट्रोडक्शन हो जाए, मीन्स उनसे रिलेटेड एंटीजन का इंट्रोडक्शन हो जाए, ताकि जितने भी म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इन एनवायरनमेंट, उन सारे लगभग सारे म्यूटेंट्स के एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में हो पाए, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, इतने मास अमाउंट पे वैक्सीनेशन डोज लेना भी इम्पॉसिबल है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग। दैट इज द कॉज। अंडरस्टैंड? मैम यस। मतलब जिन लोगों को कोविड एक डोज लेने के बाद कोविड होता है उन्हें 3 महीने तक क्यों रुकना? डिपेंड करता है कंप्लीटली। 2 to 3 मंथ्स एडवाइस किया गया है। 2 to 3 मंथ्स तक एक्टिव एंटीबॉडी रहती है बॉडी में सर्टेन पर्सन की जिन्होंने लिया हुआ है, बट उसके बाद उसका इफेक्ट कम हो रहा है। जो इफेक्ट कम हो रहा है इसका मीनिंग क्या है? जो वैक्सीन आपने लिया है एग्जैक्टली जिसके अगेंस्ट लिया है, वही वाला वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। आपको होगा कब? जब उसका म्यूटेंट वर्जन अफेक्ट कर रहा है। तो म्यूटेंट वर्जन बनाने में, उसके अगेंस्ट फिर से एंटीबॉडीज बनाने में क्या करना पड़ता है? बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है। एंड वापस आप अगर मेहनत करोगे, सब करोगे, तो क्या होगा? उस दौरान बॉडी थोड़ी सी वीक होगी, वो बीमार होगी। वही साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो आपको दिखते हैं, द फीवर, कफिंग, कोल्ड, चिल्स, ये जो सारी चीजें होती हैं, और मे बी बॉडी पेन। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? रीजन इज कि म्यूटेशन एग्जिस्ट कर रहा है इन पॉपुलेशन, इट इज ऑलरेडी देयर, दैट्स व्हाई।
इसीलिए डेल्टा, ओमिक्रॉन और न जाने कितने कोविड के वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, चलो। यस, सो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको सारे टाइप्स लिखे। फर्स्ट, कंप्लीटली किल्ड, लिविंग बट वीकेंड, लिविंग फुल्ली वायरुलेंट, स्मॉल पॉक्स, क्योंकि इसका इफेक्ट उतना जानलेवा नहीं है, दैट्स व्हाई। देन सम आता टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स मतलब आपको पैथोजन नहीं दिया जाता, उस पैथोजन के द्वारा जितने भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए गए, उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है उस पैथोजन का, तो वो टॉक्सिन्स जो है उनको रिमूव कर कर, आइसोलेट कर कर वो इंजेक्ट किया जाता है, बट दोज टॉक्सिन्स आर हार्मलेस। उनको ट्रीटमेंट के साथ उनको डाइल्यूट फॉर्म में दिया जाता है कि वो हार्मलेस रहे, आपको ज्यादा इफेक्ट ना करवा पाए। ऐसा किनका दिया जाता है? फर्स्ट इज डिप्थेरिया एंड नेक्स्ट इज टेटनस। डिप्थेरिया जो है ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है। गंदा खाना, मौसम तो नहीं, गंदा खाना या पानी की वजह से होता है। बेसिकली ये क्या है, जो सर्टेन बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, और वो टॉक्सिन्स आपका जो भी अंदर का विंड पाइप यानी ट्रैकिया, उसके वॉल्स को कवर कर देता है, और कवर करने लगता है, उस पर लेयरिंग करने लगता है, और उसकी वजह से जो भी विंड पाइप एंड ब्रोंकाई है वो नैरो होने लगते हैं, तो आपको सांस लेने में दिन पर दिन दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट्स जो भी प्रोड्यूस हुए हैं, अगर आपके आसपास किसी को डिप्थेरिया है और उन्होंने स्नीजिंग की बहुत ज्यादा या कफिंग की, तो उनके ड्रॉपलेट्स एनवायरमेंट में रहते हैं, वो आप इनहेल कर लोगे तो आपको भी फिर से डिप्थेरिया हो जाएगा। सो उसकी वैक्सीनेशंस देना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द मेन थिंग। एंड देन टेटनस, टेटनस जॉ लॉक कर देता है, ओवरऑल जॉ लॉक कर देगा। जो मेन टेटेनाई बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन की वजह से, और अगर जॉ लॉक हो गया तो यू वोंट बी एबल टू मूव, आपके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद हो जाएगा, और स्टिफनेस की वजह से इमेंस पेन होता है आफ्टर सर्टेन टाइम, और उस पेन की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। सो दैट इज द मेन कॉज। तो यहाँ पे टॉक्सिन्स जो सिक्रीट किए जाते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ना कि बैक्टीरिया। सो दैट्स व्हाई वैसे टॉक्सिन्स के वैक्सीनेशंस भी बनाने पड़ते हैं। सो दीज आर द टाइप्स, some of the types with examples, both 9th and 10th student, आप दोनों के लिए ही है, please write down everyone. Second type is the serum. अब जो सीरम है, सीरम इमीडिएट इफेक्ट देता है बट टेम्पररी। अब अगेन आपने कोविड के टाइम पे बहुत सारा सीरम डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन, इन सब से रिलेटेड बहुत कुछ सुना है। अब एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पे तो चलो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन पर्सन का प्लाज्मा डायरेक्टली हम ले रहे हैं। अब सीरम जो केस है, यहाँ पे एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। करते क्या है, सबसे पहले जो भी हमारा टारगेटेड माइक्रोब होता है, उस माइक्रोब को हम पहले कल्चर करेंगे। माइक्रोब को कल्चर करेंगे यानी आर्टिफिशियली हम वो इन्फेक्टेड पैथोजन जो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, वो उसको हम कल्चर करेंगे, उसको ग्रो करवाने की कोशिश करेंगे इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। वो सफिशिएंट ग्रो हो जाएगा तब हम उसका टॉक्सिन सेपरेट करेंगे। टॉक्सिन सेपरेट करने के बाद हम उसे इंजेक्ट करेंगे, उस टॉक्सिन को इंजेक्ट करेंगे इन एनिमल। मोस्टली वी यूज हॉर्स क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बेस्ट होती है, दैट्स व्हाई हॉर्स को में इंजेक्ट किया जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर टॉक्सिन। एंड देन इतना इंजेक्ट करना है कि हॉर्स को इलनेस होनी चाहिए, ना कि डेथ। उसका डेथ नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ इलनेस आनी चाहिए। देन कुछ दिनों में हॉर्स अपनी नेचुरल इम्यूनिटी से रिकवर करेगा। देन वापस से इसको रिपीट करेंगे, तब तक रिपीट करेंगे जब तक वो हॉर्स जो है वो विथस्टैंड कर सके रियली डेंजरस डोज, मींस हाई डोज वो विथस्टैंड करे। कि नॉर्मल अगर एनिमल को वो डोज दे दिया तो वो तुरंत मर जाएगा, बट ये हॉर्स नहीं मरेगा या वो एनिमल नहीं मरेगा, क्योंकि उसे बहुत बार वो टॉक्सिन से क्या करवाया जा रहा है, मींस उसके साथ फेमिलियर करवाया जा रहा है, बार बार उसमें इंजेक्ट करके, और रिपीट किया है। और उसका मींस विथस्टैंड कंडीशन जो भी लेवल है या फिर उसकी जो इम्यूनिटी है वो इस लेवल पे आ गई कि वो रियली हाई डोज भी हाई टॉक्सिसिटी भी झेल सकता है, जबकि अगर रेगुलर एनिमल को दिया तो उसकी डेथ हो जाएगी। देन वो एनिमल के नेक में से सेपरेट करना होता है ब्लड। सो देन यू हैव टू टेक आउट मैम नेक में से क्यों?
फ्रॉम नेक, द रीजन इज मास फ्लो, जो सबसे मैक्सिमम फ्लो होता है ना आपका, जिस जहाँ पे प्रेशर भी अच्छा हो, वो आपके नेक में ही रहता है, बाकी जगह शायद उतना मैम आप अमाउंट मिल प्रीवियस पाएगा। स्लाइड दिखा। वेट, लेट मी जस्ट फिनिश इट, देन आई विल एक्सप्लेन। पूरा का पूरा मैं आपको प्रीवियस स्लाइड भी दिखाती हूँ। तो नेक में से हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनका प्रेशर इतना ज्यादा मेंटेन्ड है कि फ्यू सेकंड्स में भी आपको अच्छी क्वांटिटी मिल सकती है, तो आपको पंक्चर भी नहीं ज्यादा करना पड़ेगा और तुरंत आपको एक अच्छा क्वांटिटी मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाई नेक में से ब्लड सेपरेट करना पड़ता है। वो मेडिकली वो ज्यादा अगर सही से किया विद द प्रॉपर टेक्निक तो वो कम परेशान करती है, दैट मीन्स इरिटेशन कम कॉज करेगा। तो और मोस्टली एनिमल्स के जो लिम्स होते हैं, उनके लिम्स में से आप नहीं निकाल सकते, वो हमारी तरह नहीं होते, उनका एक्सपोजर नहीं होता प्रॉपरली, क्या बोलते हैं कि वेन्स का या फिर ब्लड वेसल्स का, जैसे हमारा होता है। हमारे अगर ब्लड टेस्ट करना हो या रिमूव करना हो, मोस्टली हम आर्म्स में से लेते हैं, उनके में पॉसिबल नहीं है। दूसरा एब्डोमेन पार्ट या रह जाता है उनका, बैक वर्टिब्रा एब्डोमेन, वहां पे तो वेन्स इतना क्लियर होता नहीं है, तो एनिमल्स के लिए नेक रीजन ही रह जाता है सिर्फ और सिर्फ, जहाँ पे वेन्स एक्सपोजर भी है प्रॉपर, प्लस राइट प्रेशर है, तो राइट टेक्निक से अगर निकाला तो बहुत ही कम टाइम में, फ्यू सेकंड्स में आप अच्छा खासा ब्लड कलेक्ट कर सकते हो और उस एनिमल को भी दर्द नहीं होगा, पेनलेस भी रहता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। समझ में आया? हाँ मैम। मैम ये ओके, सो नेक में से रिमूव किया, नेक में से रिमूव करके वो ब्लड, जस्ट लास्ट स्टेप, ब्लड का कोएगुलेशन करवाया, क्लॉटिंग होगा, वो ब्लड नेचुरली उसमें जो उसके अपने क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो होगा, एंड उसमें से आपको सीरम जो है सेपरेट करना है, यानी जो प्लाज्मा है वो आप सेपरेट करोगे, जिसके जिसके अंदर सारी इम्यूनिटी है या फिर कह लो एंटीबॉडी है अगेंस्ट टॉक्सिन्स, एंड उसके वायल्स बनाए जाते हैं, उसको क्लीन बॉटल्स के अंदर रखा जाता है। तो एंटी वेनम भी इसी से बनता है, जो आपने स्नेक वगैरह या फिर स्कॉर्पियोस और इन सब के जो भी स्नेक एंटी वेनम मिलते हैं, वो एंटी वेनम इसी टेक्निक से बनाए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई सीरम इज मैम तो फिर इसको ही मल्टीप्लाई करते कि फिर बार बार ब्लड लेना पड़ता है? डिपेंड करता है, अगर वो एनिमल सच में हेल्दी कंडीशन में है, सो कुछ बैचेस उससे निकाले जाएंगे। इट्स नॉट कि एक ही बार निकाला और एनिमल का काम खत्म हो गया। उसका खाना पीना उसको प्रॉपर वैसा रखा जाता है, प्लस ट्राई किया जाता है कि एटलीस्ट 3 to 4 बिग बैचेस वो एनिमल दे दे। उसको उसका खान पान इतना रखना पड़ेगा कि हाई अमाउंट ऑफ ब्लड उससे निकाल पाओ, और वो भी सर्टेन मीन सेवरल बैचेस। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के सेट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और हर एनिमल से एटलीस्ट 2 to 3 बैच आप निकालोगे, यानी पूरे थ्रू आउट टाइम कम से कम 2 से 3 लीटर खून तो आप निकालोगे ही निकालोगे। नॉट वंस, एक बार में निकालोगे तो मर जाएगा। इन मे बी 1 ईयर के लाइफ स्पेन, 1 ईयर के ड्यूरेशन में 2 to 3 मंथ्स में थोड़ा थोड़ा आप कलेक्ट कर रहे हो, देन उससे छोटे छोटे वाइल्स बना रहे हो, तो वो वाइल्स में कुछ डोजेस हो पाते हैं, मे बी एक वाइल में 5 डोज बन पाएगा, यानी 5 लोगों को ही दे पाओगे, या फिर उसका ऐसा सैंपल रखना पड़ता है कि वो वायल्स एक ही अगर इंसान को दे तो उतना छोटा अमाउंट होना चाहिए कि उसमें उतने ही एक पर्सन के लिए ओपन किया, उस पर्सन को इंजेक्ट किया और काम खत्म। क्योंकि अगर ज्यादा डोज ले रहे हो, ज्यादा डोज लेने से क्या होता है, एक बार आपने बॉटल खोल दिया तो वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसमें क्या होगा, सारे के सारे जर्म्स अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो अनक्लीन हो जाता है, स्टेरलाइज नहीं रहेगा, और स्टेरलाइज चीजें आप बॉडी के अंदर ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज द कंडीशन। तो ये बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता है जो सीरम बनाना, दैट्स व्हाई एंटी वेनम बहुत ज्यादा ही कॉस्टली होते हैं। और या फिर एनी टॉक्सिन अगेंस्ट कोई भी टॉक्सिसिटी अगर सीरम बनाना है या एंटी वेनम वगैरह बनाना होता है, तो वो हाँ काफी मतलब costly उन होता है। एंटीबॉडीज को डुप्लीकेट करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास? है, डुप्लीकेट करने की टेक्नोलॉजी है, तो वो भी उतनी ही कॉस्टली है फिर। सो एनिमल सेक्रीफाइस कम करने के लिए ऐसा होता है कि एनिमल्स का जो एक्सट्रैक्शन है, वो एक्सट्रैक्शन हम कम अमाउंट में रखते हैं, और बाद में उसको आर्टिफिशियली वो एंटीबॉडीज को हम डुप्लीकेट करते हैं, बट उसकी वजह से वो भी उतना ही टाइम लेगा, और वो जो वायल्स और जो पैकेजिंग है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। बहुत ही क्लीन बॉटल्स, प्लस एक बॉटल में उतना ही सैंपल रहेगा कि एक पर्सन को मिले, और सीवियरिटी के हिसाब से, क्योंकि एक बार वो बॉटल ओपन हुआ तो चाहे आप इंजेक्ट करो या ना करो, वो चीज अब वेस्ट हो जाती है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो वो बहुत ही कॉस्टली हुआ ना, वो पैसा वेस्ट हो गया ना उतना। व्हाट इफ बहुत थोड़ा अमाउंट चाहिए और आपने एक बड़ी बॉटल ओपन कर दी, सो वो सब कुछ आपको फेंकना पड़ेगा फिर। अंडरस्टैंड? यस मैम।
ओके, लेट मी शो यू द प्रीवियस स्लाइड। सबको समझ में आया सीरम कैसे बनता है, कैसे निकालते हैं? Yes, ma'am. ओके, मैम एनिमल्स को डिजीजेस के अगेंस्ट कॉकटेल्स दिए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? कॉकटेल्स नथिंग बट योर वैक्सीनेशन। जैसे हमें वैक्सीन मिल रहे हैं, एग्जैक्टली वही वैक्सीन एनिमल्स को भी दिए जाते हैं। तो जो like I have worked in animal husbandry, I have worked in the farm, so I used to give some of the doses. जैसे हमारे ये होता है हर एज ग्रुप पे सर्टेन इम्यूनिटी बूस्टिंग वैक्सीन दिए जाते हैं हमें, वैसे ही एनिमल्स की भी ग्रोथ और उनके अच्छे हेल्थ के लिए सर्टेन इंटरवल पे, लाइक व्हेन दे आर ऑफ 2 months, व्हेन दे आर ऑफ 6 months, तो उसके हिसाब से उनको वैक्सीनेशन देते हैं। दैट इज देयर कॉकटेल फॉर देम। तो एक कॉकटेल वैक्सीन होता है जिसमें ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, तो वो उनको पहले प्रोवाइड किया जाता है अर्ली एज में, ताकि उनको कोई भी पॉसिबल डिजीज ऐसी ना हो जिससे कि उस एनिमल का, या तो उस एनिमल को मीट के लिए यूज कर रहे हो, या तो उस एनिमल को मिल्क, उसके एग्स, इस टाइप से उनके उनसे बनने वाले बाय प्रोडक्ट्स के लिए आप यूज कर रहे हो। तो उसका उस तरीके से ख्याल रखना पड़ता है कि वो सर्टेन वैक्सीन, वो जो भी आप मेडिकेशंस ले रहे हो, वो मेडिकेशंस उस प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर मिल्क में आ गया या एग में आ गया तो फिर वो ह्यूमन कंज्यूम करेंगे, और अगर ह्यूमन कंज्यूम करेंगे तो उनके अंदर वो केमिकल आ जाएगा अननेसेसरी। अंडरस्टैंड? तो वो जो कॉकटेल्स होते हैं, दे आर द वैक्सीन्स जो उनकी इम्यूनिटी के लिए ही दिए जाते हैं। ओके मैम। मैम पिछले स्लाइड दिखाओ ना। ओके, ओके। कृष ने क्वेश्चन पूछा है कि स्मॉल पॉक्स इंडिया में होते हैं क्या? यस, ऑफ कोर्स, स्मॉल पॉक्स इंडिया में होते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ यू रीड आर्टिकल्स और नॉट। 1970s के टाइम पे, ईयर मुझे इतना श्योर नहीं है, मे बी 72 74 समथिंग, देयर वाज द टाइम जब स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक आया था। जैसे अभी कोविड का पेंडेमिक है, वैसा ही स्मॉल पॉक्स का भी आया था, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट जो है उस रीजन में। एंड दैट वाज द कंडीशन जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुए थे। एंड उस समय तो इंडिया की सिचुएशन इतनी अच्छी थी भी नहीं। सो ये मोस्टली तब तब होता है जब रेनी सीजन वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा हो, या फिर मौसम खतरनाक तरीके से चेंज हो रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तब स्मॉल पॉक्स मोस्टली कैटल से यहाँ पे ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाते हैं। सो इट वाज एट दैट टाइम, काफी मींस रिसेंटली ही ये इराडिकेट हुआ है, बहुत ज्यादा पहले इराडिकेट नहीं हुआ। ये पोलियो हो गया, ये कुछ ऐसी डिजीज हैं जो रिसेंटली इराडिकेट हुए हैं। और कहीं अभी भी कुछ ना कुछ केसेस होंगे, शायद मे भी रिपोर्ट नहीं किए जाते होंगे, बट कहीं ना कहीं तो हो सकता है प्रेजेंट भी। ओके, डन, दिस स्लाइड इज डन। यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू फ्यू ऑफ द हेल्थ हिट्स। अभी ये चीज आपको पता है, डे टू डे एवरी डे आपके घर में भी प्रैक्टिस होता है, हर चीज करते हो। हेल्थ एड्स, एक्सटर्नल हेल्थ एड्स मतलब कुछ एक्सटर्नल ऐसे प्रिकॉशनरी मेथड्स जिसकी वजह से आप डिजीज कॉजिंग जितने भी एजेंट्स उनसे आप बच सको, आपका एनवायरमेंट मोर हाइजीनिक एंड क्लीन कंडीशन में हो। द वेरी फर्स्ट वन इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का कोई नाम दे सकता है? फेमस एंटीसेप्टिक? डेटॉल, लाइजॉल। राइट। डेटॉल जो है दैट इज एंटीसेप्टिक। इसे टिश्यूज पे लगाया जाता है या लोकली अप्लाई किया जाता है। अगर कोई वुंड है, कोई एरिया क्लीन करना है, तो वहां पे एंटीसेप्टिक अप्लाई करेंगे, वेरी सॉफ्ट टू द टिश्यू बट हार्श टू द जर्म्स। इस तरीके से इसको बनाया जाता है, तो थोड़े से माइल्ड होते हैं। एग्जाम्पल मैं दे दूं, बोरिक एसिड, ठीक है, ये जो आप नॉर्मली घर पे भी फर्स्ट एड बना सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी है। देन आयोडीन, आयोडीन का सोल्यूशन वेरी इफेक्टिव,
वी यूज टू अप्लाई ऑन एनिमल्स. उनको अगर चोट लग जाती थी, बिकॉज वो हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, उनको नहीं समझ में आता भागना है नहीं भागना है, तो वी यूज टू अप्लाई ऑन एनिमल्स ऑल्सो. आयोडीन सोल्यूशन सस्ता भी पड़ता है और इजी टू अप्लाई, प्लस बहुत जल्दी इसका इफेक्ट दिखता है. दूसरा है डिसइंफेक्टेंट. तो जो लाइजॉल आपने बोला, दैट इज द डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्टेंट मीन्स ये बहुत ही पावरफुल केमिकल्स होते हैं. ये नॉन लिविंग सरफेस के लिए, जैसे पोछा लगाने के लिए, या फिर आपके कबर्ड हो गया, टेबल का सरफेस, चेयर, कोई चीज आप यूज कर रहे हो मेटल की, उन सब चीजों को क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल फिनॉल. ओके, इसी से वो फिनाइल जो बनता है, जो टॉयलेट क्लीनिंग के लिए काम आता है, दैट इज वन ऑफ द इट्स वेरिएंट. ब्लीचिंग पाउडर, जो आपने सुना है वही बता रही हूँ, ब्लीचिंग पाउडर. ओके, सो दिस इज वन पार्ट. देन ब्लीचिंग पाउडर के बाद आपका और क्या क्या सुना है आपने? फॉर्मेलिन, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड. एंड देन लाइसॉल. ये इसी से जो कंपनी ब्रांड का नेम है लाइजॉल, जो पोछा लगाने के लिए यूज करते हैं. सो दिस इज द मेन केमिकल कंपाउंड. इसी का नाम तोड़ फोड़ के उस तरीके से ब्रांड बनाया हुआ है. सो दीज आर द सम ऑफ द हेल्थ एड्स. उसके अलावा हेल्थ एड्स क्या है? मेडिकेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, विच इज रिलेटेड टू एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स सबसे पहली डिस्कवरी. एंटीबायोटिक्स एवरीवन नोज, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए होता है. अब बैक्टीरिया की लाइफ को किल करना है, इसीलिए एंटीबायोटिक. एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ. जो फर्स्ट था पर्सन जिसने ये चीज डिस्कवर की, द पर्सन वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंड इट वाज एन एक्सीडेंट. ही वाज वर्किंग ऑन फंगस. नाम था फंगस का पेनिसिलियम नोटेटम. एंड इसकी वजह से जो उसने पेनिसिलिन जो सेपरेट किया सब्सटेंस, इट वाज अ सल्फर बेस्ड सब्सटेंस, जो कि उसने नोटिस किया कि बहुत सारे बैक्टीरियल कॉलोनीज को किल कर रहा है. तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि उसके पास, पेनिसिलियम के पास, नेचुरली अकरिंग ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. तो इसीलिए उस सब्सटेंस का नाम पेनिसिलिन रख दिया. ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स एवर. उसके बाद बहुत सारे एंटीबायोटिक्स अब बन चुके हैं, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन. देयर आर मेनी अदर एंटीबायोटिक्स जो आप लोगों ने कंज्यूम भी किए होंगे डेली बेसिस पे. दीज आर द एक्सटर्नल हेल्थ थिंग्स जो आपको ऑलरेडी पता है. नेक्स्ट, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम. सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक सब लोग जानते हैं, WHO. कोई फुल फॉर्म बताएगा? World Health Organization. World Health And Organization. where it is situated? New York. Are you sure? Not everything in New York. Majority of the things are in Europe. Geneva. Geneva. Okay, it is founded by UN, United Nations. और United Nations ने इस चीज को 1948 में establish करवाया था. तो World Health Organization मतलब, I think someone is unmute. Everyone please make sure कि आप mute हो और ताकि disturbance ना हो. So WHO का डिस्कवरी या फिर इसका फाउंडेशन इसलिए हुआ ताकि एक अंडर वन रूल, अंडर वन टाइप ऑफ अथॉरिटी सारी कंट्रीज काम कर सके. हर कंट्री में सिमिलर हेल्थ रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट, क्लिनिकल ट्रीटमेंट और उनकी प्लानिंग अप्लाई हो सके. तो अगर ये करंट पेंडेमिक में भी WHO के पास ये अथॉरिटी थी टू लीगलाइज द वैक्सीन. इवन वो वैक्सीन आपने बहुत जल्दी डिस्कवर कर लिया, लॉन्च भी कर दिया, बट पब्लिक तक तभी आया जब WHO का ग्रीन सिग्नल मिला. एंड मेनी कंट्री फॉट ऑल्सो, पीपल फॉट ऑल्सो, बिकॉज ये टाइम नहीं है डिसीजन लेने में देरी करने का. रीजन इज WHO को बहुत सारे नॉर्म्स के थ्रू जाना पड़ता है और हर कंट्री के अपने अपने वैक्सीनेशंस हैं. उनको अप्लाई करवाने के लिए वो सही है या नहीं, लीगली सही है या नहीं, प्लस उसकी वजह से कोई हेल्थ में पीपल मींस पब्लिक हेल्थ में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा. इस टाइप के डिसीजंस लेने पड़े. दैट्स व्हाई बहुत सारे केओस भी क्रिएट हुए थे. लाइक इंडिया में ही कोविशील्ड को तो मिल गया बट कोवैक्सीन को नहीं मिल पाया था ग्रीन सिग्नल. सो बहुत सारी फाइट के बाद फिर कोवैक्सीन को भी मिल पाया. तो ये सारे दीज आर द थिंग्स विच WHO हैज टू टेक केयर ऑफ. उसके बाद जो दूसरी चीज है, जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, द रेड क्रॉस. 9th वाले बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ है. द रेड क्रॉस
ये वॉलंटरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. इसका मेजर वर्क समवेयर इन 1864 के अराउंड इसे एस्टेब्लिश किया गया था. क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? ताकि लोकली इमीडिएट लेवल पे आपको क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स मिल सके. रेड क्रॉस क्या है पता है? आप सबने सिंबल देखा होगा हॉस्पिटल पे, व्हाइट बैकग्राउंड के आगे रेड क्रॉस होता है ना, इस तरीके से. सो वो जो रेड क्रॉस है वो वहीं से निकला. 1800s में ही ये सिंबल इतना फेमस हो गया, इंटरनेशनली भी फेमस हो गया कि हर जो भी मेडिकल सेंटर्स होते हैं वो ये सिंबल यूज करते हैं. मे बी द मेडिकल शॉप, सम क्लिनिक, नर्सिंग होम्स, जितने भी हैं बिग हॉस्पिटल्स, ये सब ये सिंबल यूज करते हैं. इट मीन्स यहाँ पे आपका ख्याल रखा जाएगा, हेल्थ रिलेटेड चीजें होंगी. सो दैट्स व्हाई दीज आर द 2 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो आपको ध्यान रखना है. इतनी बात सबको समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I'm making slide. I'm keeping the slide. One more thing quickly. The session timeout is going to happen within few seconds. तो अगर खत्म हो जाएगा then आपको दूसरी लिंक ज्वाइन करनी है. And don't worry, take a screenshot. Okay, आप ले सकते हो.